अब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछी आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले अभी तक की सुर्खियों पर एक नजर। नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान। और अब पेश हैं खबरों की तफसील। सबसे पहले रुख करेंगे जनूबी कश्मीर का। जनूबी कश्मीर की अवंतीपुरा में फोर्सेज और मिलिटेंटों के बीच झड़प में एक मिलिटेंट हलाक हुआ है। पुलिस का कहना है कि अवंतीपुरा के बारगाम इलाके में मिलिटेंट की मौजूदगी की एक मुसद्दिका इत्तला मिलने पर फौज, पुलिस और सीआरपीएफ ने इलाके का मुहासरा किया और जो ही तलाशी कार्रवाई शुरू की तो इलाके में मौजूद मिलिटेंट ने फोर्सेस पर गोलियां चलाई, जिसके बाद गोलियों का तबादला शुरू हुआ और मुख्तसर गोलियों का तबादला जारी रहने के बाद फोर्सेस ने एक मकाम में मिलिटेंट को हलाक किया है। हलाक हुए मिलिटेंट की शिनाख्त बारगाम के रहने वाले समीर तांत्रिक के बतौर हुई है। पीडीपी की जानिब से जहां आज यूथ कन्वेंशन होने जा रहा था, वही इंतजामिया ने कन्वेंशन को मुनक्कद करने की इजाजत नहीं दी है। इस मौके पर इंतजामिया की जानिब से पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की रिहाइशगाह वाक़ा गुपकार की ओर जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया और किसी को भी जाने की इजाजत नहीं दी गई है। इंतजामिया की जानिब से कन्वेंशन पर कदगन लगाने के बाद पीडीपी कारकुनों की जानिब से श्रीनगर में ही एहतजाज किया गया और इंतजामिया के खिलाफ नाराबाजी की। जहां आज पीडीपी की जानिब से यूथ कन्वेंशन कारकुनों का एक कन्वेंशन मुनक्कद होने जा रहा था। पीडीपी के जो महबूबा मुफ्ती, पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की रिहाइशगाह, वहां पर उस सिलसिले में इंतजामिया की जानिब से उसे इजाजत मुनक्कद करने की इजाजत नहीं दी गई है और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की रिहाइशगाह की ओर जाने वाले रास्तों को भी फिलहाल बंद कर दिया, वहां पर पुलिस को तैनात किया गया। इस सिलसिले में पीडीपी कारकुनों की जानिब से राजबाग श्रीनगर के अंदर एहतजाज किया गया है और इंतजामिया की जानिब से रुकावट पैदा करने और इस मुनक्कदा पीडीपी कन्वेंशन को मुनक्कद करने की इजाजत न देने के खिलाफ एहतजाज किया और इंतजामिया की इस फैसले के खिलाफ नाराबाजी की। आपको बताते चले कि जहां आज पीडीपी की जानिब से श्रीनगर में एक यूथ कन्वेंशन जो पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की रिहाइशगाह पर होने वाला था, उसे इंतजामिया की जानिब से इजाज़त मुनक्कद करने की इजाज़त नहीं दी गई है और इस सिलसिले में इंतजामिया की जानिब से महबूबा मुफ्ती की रिहाइशगाह वाक़ा गुपकार की ओर जाने वाले रास्तों पर रुकावटें खड़ी की गई हैं और सभी रास्तों को बंद कर दिया गया है और किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं दी गई है। इस सिलसिले में इंतजामिया की जानिब से जहां कन्वेंशन पर कदगन लगाई गई है, वहीं पर राजबाग श्रीनगर के अंदर पीडीपी कारकुनों की जानिब से एहतजाज किया गया है और इंतजामिया के खिलाफ, इस फैसले के खिलाफ नाराबाजी की गई है, जबकि इंतजामिया के खिलाफ भी पीडीपी कारकुनों की जानिब से नारेबाजी की गई है। इस खबर पर मजीद तफसीलात के लिए फोन लाइन पे हमारे साथ हैं श्रीनगर से हमारे सीनियर साथी सईद तजमुल। तजमुल, क्या कुछ तफसीलात हैं? जहां आज कन्वेंशन होने जा रहा है, वहीं पर इंतजामिया की जानिब से इस पर रोक लगाई गई है, कदगन लगाई गई है, वहीं दूसरी तरफ से जो पीडीपी कारकुन है उनकी जानिब से एहतजाज भी किया गया है। खबर कुछ है, आपको याद होगा कि हफ्ता पहले जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने यूथ कन्वेंशन का प्रोग्राम दिया था और जो कि पब्लिक प्लेसेस पे नहीं बल्कि महबूबा मुफ्ती की अपनी सरकारी रिहाइशगाह वाकया फेयरव्यू श्रीनगर में अब से कुछ देर पहले मुनक्किद होने चाहिए थी। प्रोग्राम जो तरतीब दिया गया था हफ्ता पहले, उसमें 11 बजे से 1 बजे के बीच में ये कन्वेंशन जो है
जिसमें तकरीबन तमाम अजला के जो यूथ लीडर्स हैं, यूथ वर्कर्स हैं, उनकी आमद मतवक्कुत हुई। लेकिन हैरान कुन तौर पर आखिरी लम्हात में एडमिनिस्ट्रेशन ने यह ऐलान किया कि अब ये जो यूथ कन्वेंशन है इसको मुनक्किद नहीं होने दिया जाएगा कोरोना वायरस कोविड-19 के प्रोटोकॉल के ऐन मुताबिक। लेकिन मुश्किल घड़ी में यह है कि जिस वक्त आप इस यूथ कन्वेंशन को देखते हैं, अमूमन सरकार को उस वक्त लिखा जाता है इजाजतनामे के लिए जिस वक्त सरकार के पास ये कन्वेंशन ओपन प्लेस में करना हो, यानी दफ्तर से बाहर करना हो। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि इस यूथ कन्वेंशन को आखिरी लम्हात में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के तहरीर करदा ऑर्डर के मुताबिक इससे फौरी तौर पर मनसूख कर दिया गया। अब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडरान जो कि मुख्तलिफ अजला से बाड़ीपोरा, कुलगाम, त्राल, श्रीनगर, बडगाम, चाडूरा, सोपोर, बारामुल्ला और दीगर इलाकों से आ रहे थे। इसी बीच में पांथा चौक के नजदीक उनकी गाड़ियों के काफिले को रोका गया जिनकी तादाद सैकड़ों में है। बटमालू हेडक्वार्टर से जहां मुख्तलिफ अजला के लिए कुपवाड़ा, हंदवाड़ा और दीगर इलाकों बाड़ीपोरा, सोपोर, बारामुल्ला से यूथ लीडर्स इस कन्वेंशन में हिस्सा लेने के लिए आ रहे थे, उसको वहां पे रोक दिया गया। यानी सूरत हाल का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस वक्त ट्रैफिक जैमिंग के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस इन यूथ लीडर्स को कन्वेंशन में आने से ये बता रहे हैं कि इसका बाज़ाब्ता डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑर्डर है कि ये कन्वेंशन मुनक्किद नहीं हो पाएगा। इसी बीच में पीडीपी अध्यक्ष और सुप्रीमो महबूबा मुफ्ती को अपने घर पे ये बताइएगा कि इसकी क्या वजह बताई गई इंतजामिया की जानिब से, क्यों से इजाजत नहीं दी गई है कन्वेंशन मुनक्किद करने की? देखिए गवर कुछ है, जिस वक्त आप इस वक्त जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन का प्रोसेस है, पॉलिटिकल इनिशिएटिव है, आने वाले दिनों में चुनावी सरगर्मियां होंगी। तो गुलाम नबी आजाद से लेकर उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला जम्मू में खीमा जन है, उमर अब्दुल्ला का कल प्रोग्राम बारामुल्ला में था, आज अनंतनाग में है। लेकिन बेशतर मौकों पे देखा जाता है कि कई पार्टियों के लीडरान को आवाम तक पहुंचाने के लिए राहत रसानी का काम भी किया जाता है। जबकि पीडीपी के लीडरान के मुताबिक जो उन्होंने आज नाराबाजी की और एडमिनिस्ट्रेशन को याद दिलाया कि दीगर पार्टियों के जलसे जुलूसों पर कोई पाबंदी नहीं है। खालिसन आप पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के इस यूथ कन्वेंशन को रोककर आखिर साबित क्या करना चाहते हैं? हालांकि गवर्नमेंट ने साफ तौर पर कहा कि कोरोना वायरस कोविड-19 की वजह से इस जलसे का एहतमाम मुनक्किद नहीं है, क्योंकि इससे और खतरा। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने इस फैसले को सियासी नवियत का, एडमिनिस्ट्रेशन की ज्यादती का फैसला करार दिया। उन्होंने कहा कि दीगर पार्टियों को जलसा जुलूस करने की इजाजत है, तंजीम इंतखाबात कराने की इजाजत है, और बाकी पार्टियों को छोड़कर सिर्फ पीडीपी के लीडरान को ही क्यों इस तरह के कन्वेंशन मुनक्किद कराने की इजाजत नहीं जाती है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती को घाना नजरबंद किया गया, जबकि बाकी पार्टी लीडरान इस वक्त पांथा चौक, बटमालू और जो सदर जिला मकामात के हेडक्वार्टर्स लिंक रोड्स हैं, वहां पर उन्हें पुलिस की तरफ से वापस भेजने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही। हालांकि पीडीपी लीडरान, युवा लीडरशिप जो है वो आज के जलसे में अपने यूथ प्रेसिडेंट वहीदुर रहमान फर्राकी, जम्मू कश्मीर में सियासी बसीरत, बालिग नजरी, उस पर रोशनी डालने लगी थी। और महबूबा मुफ्ती ने यूथ कन्वेंशन से खिताब करने के दौरान जम्मू कश्मीर की सियासी सूरत-हाल से मुतालिक बड़ा अहम पैगाम आज भेजना चाहिए था। बहुत बहुत शुक्रिया सईद तजुमुल आपका। ये थे श्रीनगर से सईद तजुमुल तफसात फराम कर रहे थे, जहां आज पीडीपी की जानिब से यूथ कन्वेंशन जो पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की सरकारी रिहाइशगाह वाक़ा गुपकार पर मुनक्किद होने वाला था, वहीं पर इंतजामिया की जानिब से इस पर रोक लगाई गई है और कन्वेंशन मुनक्किद करने की इजाज़त नहीं दी गई है। इस सिलसिले में इंतजामिया की जानिब से कहा गया है, जो ज़रा के हवाले से खबर आ रही है कि इंतजामिया की जानिब से कहा गया है कि कोविड-19 के पेश नज़र इस कन्वेंशन को मुनक्किद करने की इजाज़त नहीं दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के ज़ाती अकाउंट को आज एक बार फिर हैक कर लिया गया है, ताहम बाद में इसे दोबारा बहाल किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के ट्विटर हैंडल को हैक करके बिटकॉइन के हवाले से ट्वीट किया गया, जिसे बाद में हटा दिया गया और वज़ीर-ए-आज़म के खाते को दोबारा महफूज कर लिया गया है। मामले को मंजूर आम पर आने के बाद दफ्तर वज़ीर-ए-आज़म ने अपने ट्वीट में कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के ट्विटर अकाउंट से छेड़खानी की गई थी। इस मामले को ट्विटर के सामने उठाया गया और अकाउंट को फौरी तौर पर महफूज कर लिया गया है। जिस मुद्दत में अकाउंट से छेड़खानी की गई है, इस दौरान किए गए किसी भी ट्वीट को नजरअंदाज किया जाए। ज़राए का कहना है कि CRRTNR इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी टीम को जांच सौंपी गई है और वो हैकिंग के सोर्स का पता लगाने की कोशिश कर रही है। CRRTNR
IN मरकजी हुकूमत की एजेंसी हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़ेर इंतजाम काम करती हैं। इसका काम साइबर खतरों से निपटना है। ये एजेंसी हिंदुस्तानी इंटरनेट डोमेन की हिफाजत से मुत्तलिक उमूर की जिम्मेदारी संभालती है। पाक भारत के दरमियान 1971 की जंग के 50 साल पूरे होने के हवाले से आज दिल्ली में एक तकरीब मुनक्कद हुई है, जिसमें वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, फौजी सरबराहान और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने भी तकरीब से खिताब किया है। संपूर्ण देशवासियों को पाक युद्ध में भारतीय सेना ने जिस अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया, वो हर एक भारतवासी के लिए एक अत्यंत गर्व का विषय रहा है। यह विजय पर्व देश की सेनाओं के प्रति हर भारतवासी के मन में एक सम्मान का भी पर्व है। साथियों, इस आयोजन के लिए मंत्रालय को जहां मैं बधाई देता हूं, वहीं समस्त देशवासियों को भी अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। मैं मानता हूं यह एक अच्छी शुरुआत है। ऐसे अवसरों पर हम अपने राष्ट्र की संप्रभुता, एकता, अखंडता की सुरक्षा और राष्ट्र के विकास के संकल्प को दोहराते हैं। यह आयोजन और भी भव्य और दिव्य रूप में करने का निर्णय हुआ था, मगर देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के असामयिक निधन के बाद और साथ ही साथ उनकी धर्मपत्नी तथा 11 अन्य हमारे बहादुर जवानों के निधन के बाद इसे सादगी के साथ मनाने का निर्णय लिया गया। आज के अवसर पर मैं उन सभी को स्मरण करते हुए अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। एक हमारे और एयरफोर्स के अफसर ग्रुप कमांडर वरुण सिंह इसमें बेंगलोर कमांड हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। मैं लगातार संपर्क में हूं और उनके पिताजी से भी हमारा लगातार संपर्क बना हुआ है। हम सभी ये प्रार्थना करते हैं कि वह जल्दी स्वस्थ होकर वह बाहर आएं और अपने दायित्व का निर्वहन करें। जनरल रावत के निधन से एक बहादुर सैनिक, योग्य सलाहकार और जिंदा दिल इंसान को खोया है। वे इस विजय पर्व के आयोजन को लेकर बेहद उत्साहित थे। कई बार इस कार्यक्रम के स्वरूप पर उन्होंने मुझसे व्यक्तिगत रूप से भी चर्चा की थी, इसलिए मुझे उनकी कमी काफी अधिक आज महसूस हो रही है। कोई शख्स कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट से मुतासिर है या नहीं, इसकी टेस्टिंग के लिए आसाम के साइंसदानों ने एक किट तैयार की है। इस किट के जरिए महज 2 घंटे में ओमिक्रॉन के इन्फेक्शन की तशखीस की जा सकेगी। ये किट पूरी तरह से हिंदुस्तान में तैयार करदा है। इसमें जांच के लिए हाइड्रोवेलिस RT-PCR सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। साइंसदानों का ख्याल है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट कोरोना के दूसरे वेरिएंट से बहुत ज्यादा खतरनाक है और ज्यादा तेजी से फैलता है। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना की जांच करने के बाद रिपोर्ट मिलने में 3 से 4 दिन का वक्त लग जाता है, लेकिन अब आसाम के डिब्रूगढ़ ICMR ने ऐसी टेस्टिंग किट तैयार की है जो महज 2 घंटे में ओमिक्रॉन वेरिएंट की मौजूदगी की इतला दे सकेगी। यह टेस्टिंग किट वक्त बचाती है और हवाई अड्डों पर बहुत काम की साबित हो सकती है। लैब टेस्टिंग के दौरान इस किट को 100% दुरुस्त पाया गया है। अब इसके नताज का पुणे में वाक़ा नेशनल वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट में जायजा लिया जा रहा है। जल्द ही जायजा रिपोर्ट को अवामी कर दिया जाएगा। इस किट को बनाने की जिम्मेदारी कोलकाता में वाक़ा बायोटेक कंपनी GCC बायोटेक को दी गई है, जो PPP मोड में अगले 3 से 4 दिनों में किट की तैयारी शुरू कर देगी। उम्मीद है कि अगले हफ्ते में ये मेड इन इंडिया किट बाजार में दस्तयाब होगी। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के मस्बत मामलों में हो रहे उछाल पर जहां इंतजामिया में तशवीश पाई जा रही है और लोगों से एहतियात बरतने की अपील भी की जा रही है, वहीं पर अस्पतालों में न सिर्फ अस्पताल इंतजामिया की जानिब से लापरवाही बरती जा रही है, बल्कि अस्पताल आने वाले मरीजों और तीमारदारों की जानिब से भी लापरवाही की जा रही है। जिला अस्पताल शोपियां में लोगों ने शिकायत की है कि अस्पताल में बिना मास्क के लोग आते हैं, जिस दौरान वायरस फैलने का खतरा लाहक है। ताम बदकिस्मती से अस्पताल इंतजामिया खामोश तमाशाई है। क्योंकि आज से कुछ महीनों पहले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की काविशों के नतीजे से
ये शोपियान जो है कोविड फ्री डिस्ट्रिक्ट करार दिया गया था। उसमें सबसे ज़्यादा हाथ डीसी शोपियान का और सेमू शोपियान का था। आज जो आप शोपियान डिस्ट्रिक्ट की हालात देख रहे हैं, वो यहाँ की जो इसका जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है उसका ये ज़रूरी बनता था कि यहाँ हर किसी को मास्क पहनने की ज़रूरत थी। आपने खुद देखा है कि किसी को मास्क नहीं है। आपने किसी को देखा है यहाँ मास्क पहनते हुए? पहले लोगों को पता ही है कि ये कोविड महामारी है, बहुत तेज़ी से फैल रही है। उनको अपना ख्याल भी रखना है और दूसरों का ख्याल भी रखना है। मास्क उनको ज़रूरी पहननी चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, मास्क लगा के रखनी चाहिए और SOP का फॉलो। इस वक्त आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल शोपियान में क्या कहना चाहते हो इस वक्त, मतलब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को क्या कहना चाहते हो? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहना चाहता हूँ वो भी इस पे पार्ट प्ले करे और जितना हो सके मास्क अवेयरनेस एक प्रोग्राम का डीसी साहब को करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ जो अवेयरनेस प्रोग्राम मास्क के लिए, क्योंकि सबको मालूम नहीं है, वो पढ़े लिखे नहीं है, बहुत 90% पढ़े लिखे लोग नहीं है यहाँ। मैं बोलना चाहता हूँ कि सबको अवेयरनेस प्रोग्राम करें और मास्क। लंदन में वाक़ा शाही केनिंगटन महल के करीब एक शख्स पुलिस के साथ झड़प में हलाक हुआ है। पुलिस का कहना है कि पुलिस एहलकारों को इस इलाके में एक शख्स के आतिशी असली समेत एक बैंक और कुतुबसाजी के मरकज में दाखिल होने पर बुलाया गया था, जिसके बाद ही वो शख्स वहां से फरार हो गया, लेकिन इससे करीब ही एक इलाके के पास पुलिस एहलकारों ने रोक लिया। यह इलाका शाही महल और सफारत खानों की वजह से अहम समझा जाता है। पुलिस के मुताबिक फायरिंग में इस शख्स को गोलियों के जख्म आए थे। मुसल्लह शख्स की हलाकत की तस्दीक मौके पर ही कर दी गई थी। पुलिस का कहना है कि इस वाक़े की तहकीक दहशतगर्दी के वाक़े के तौर पर नहीं की जा रही है। अमेरिका की 6 रियासतों में तूफानी बगोलू ने तबाही मचा दी है, जिसके बाद 80 के करीब अफराद हलाक हो गए हैं। तूफानी बगोलू से 200 मील तक अपने रास्ते में आने वाले घर और कारोबार को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। केनेटी में वाक़ा एक फैक्ट्री में 110 अफराद काम कर रहे थे कि इससे तूफान टकरा, फैक्ट्री की छत उड़ गई। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि इस फैक्ट्री में दर्जनों अफराद की हलाकत हुई है। केनेटी के गवर्नर ने कहा है कि अब तक 110 में से 40 कारकुनों को बचा लिया गया। उन्होंने कहा कि उन्हें यकीन है कि ये तादाद 70 है और लगता है कि ये 100 से ज्यादा हो जाएगी। गवर्नर का कहना था कि 189 नेशनल गार्ड्स को इमदादी कामों पर लगा लिया गया है, जिनकी तवज्जो एक छोटे शहर से फील्ड पर है। मैं फील्ड में फायर और पुलिस स्टेशन तबाह हो गए हैं, जिसकी वजह से इमदादी कामों में दुश्वारी हुई है। मैं फील्ड में मोमबत्तियों की फैक्ट्री भी है, जिसकी छत टूट गई। हवा के बिगुलों से कैनेट की इलिनॉय, कंसा, मिजोरी और मिसिसिपी की रियासतें मुतासिर हुई हैं। मैफील्ड में ईंटों से बनी इमारतें जमीन बोस हो गई हैं और उनके बाहर खड़ी गाड़ियां मलबे के नीचे दब गई है। बरतानवी सेक्रेटरी खारजा लिज ट्रेस ने कहा है कि मगरिब और इसके इत्तेहादियों को आज़ादी और जमहूरियत का नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ मुत्तहिद होने की जरूरत है। उनका कहना था कि ये चाहती हैं कि G7 ममालिक तिजारत, सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी जैसे शोबों में ताल्लुकात को मजबूत बनाएं ताकि हम दुनिया भर में आज़ादी और जमहूरियत का दिफा कर सके। उन्होंने रूस को खबरदार किया कि यूक्रेन पर हमला करना एक स्ट्रेटेजिक गलती होगी। अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो उसके संगीन नताइज बरामद होंगे। Well, what we have to do is deter Russia from taking that course of action. I've been very clear it would be a strategic mistake for Russia to do that. And what the G7 meeting this weekend that's taking place is about a show of unity between like-minded major economies, that we are going to absolutely be strong in our stance against aggression with respect to Ukraine. There will be severe consequences if anything were to happen, but also make sure that we're building security and economic relationships with like-minded partners, including Ukraine, to protect them in the future. That's very important, and I do think moving ahead with that in the case of this aggression that we're seeing by Russia with respect to Ukraine would be a problem, and I
will be meeting my new German counterpart for the first time, and I'm no doubt we'll be discussing that issue. And I want to work with our German partners, our French partners, our Italian partners, and indeed the entire EU to make sure that free democratic nations are able to have alternatives to Russian gas supplies. I think that's very important. I think more renewables, more technologies like small modular nuclear reactors are important. And it's about reducing dependence on energy, on technology, and reducing economic dependence on these types of regimes. There's nothing more important than the survival and future of freedom and democracy, and that is my number one priority. So of course, we will be prepared to look at economic measures that protect those core values, which are what guarantees the future of our economy. And I think in the past, and I mentioned this in my speech in Chatham House, there have been decisions made by the free world to, in the short term, obtain cheap energy or cheap financing, and that unfortunately has a long-term cost for freedom and democracy, and we can't make that mistake again. My priority is making sure that we pay this debt. It's also, separately, making sure that we secure the return home of the British nationals who are unfairly detained in Iran. And I'm not going to say anything publicly that could jeopardize either of those things happening. So I'm not prepared to go into further details. What I can say is we are working very hard to achieve both of those objectives. It's a matter for the courts on the issue. बरतानवी अदालत ने विकीलीक्स के बानी जुलियन असांज को अमेरिका भेजने की इजाज़त दे दी है। बरतानिया की अपीलेट कोर्ट ने मातहत अदालत के फैसले को मुस्तरद कर दिया है और फैसला सुनाया कि अमेरिकी यकीन दहानी काफ़ी है कि जुलियन असांज के साथ इंसानी बुनियाद की सतह पर बर्ताव किया जाएगा। अपीलेट कोर्ट की जानिब से मातहत अदालत के जज को हुक्म दिया गया है कि वो हवालगी की दरख्वास्त से सेक्रेटरी दाखिला को भेज दे, जो बरतानिया में कानून के निफाज के अमूर को देखता है, और जुलियन असांज को अमेरिका बेदखल करने के हवाले से हतमी फैसला भी वही करेंगे। वाज़ेह रहे कि अपीलेट कोर्ट की जानिब से दिए गए फैसले पर अपील करने का इम्कान मौजूद है। नवां बरस के आगाज में अदालत ने फैसले में जुलियन असांज को अमेरिका के हवाले करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी और कहा था कि अगर जुलियन असांज को अमेरिका में सख्ती के साथ जेल में रखा गया तो वो खुदकुशी कर सकते हैं। अमेरिका ने जुलियन असांज पर खुफिया फौजी दस्तावेजात शाया करने पर जासूसी का इल्जाम आयद किया था। नाजरीन, इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।